हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्माकोथेरापेटिक का एक टॉपिक थायराइड डिसऑर्डर। आपने इंडोक्राइन सिस्टम डिसऑर्डर का एक पार्ट पढ़ लिया था, डायबिटीज़ मेलिटस। आज हम लोग पढ़ेंगे थायराइड डिसऑर्डर्स। ठीक, इसमें आपको दो चीज़ें पढ़नी है, एक पढ़ना हाइपो और दूसरा पढ़ना हाइपर। हाइपोथायरॉयडिज्म और दूसरा हाइपर थायरॉयडिज्म। ठीक, तो इससे पहले कि हम लोग ये पढ़ें कि हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है और हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा ये थायराइड क्या होता है, थायराइड ग्लैंड क्या होता है और कौन से हार्मोन होते हैं, इनका क्या फंक्शन है, थोड़ा सा इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग मेन टॉपिक पे आएंगे कि इसका डेफिनेशन क्या है, हाइपरथायरॉयडिज्म का डेफिनेशन क्या है, फिर इसकी एटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं बेस बनाना चाहता हूँ, थोड़ा सा उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ, उसके बाद फिर डिटेल में हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि थायराइड ग्लैंड क्या होता है। तो जैसे आपकी बॉडी में कई सारे ग्लैंड है, इससे पहले आपने एक पढ़ा पैनक्रियाज के बारे में, यहाँ से इंसुलिन रिलीज होता है, वो भी एक ग्लैंड है। ऐसे ही एक ग्लैंड होता है थायराइड ग्लैंड। क्या होता है? थायराइड ग्लैंड। ये कहाँ पे होता है? आगे वाला जो हिस्सा है, गला जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वहाँ पे होता है। ये हमारा ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया के ऊपर ये क्या होता है? थायराइड ग्लैंड लगा रहता है। ठीक, अब थायराइड ग्लैंड भी क्या एक तरीके का मसल्स होता है। इसके अंदर क्या है, कुछ सेल होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फॉलिकल्स। क्या बोलते हैं? फॉलिकल्स। वो ऐसे बने रहते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? फॉलिकल्स हो गए। तो ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं? फॉलिकल्स होते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं इस ग्लैंड के अंदर। ठीक, ये आप शेप देख पा रहे होंगे, ये इसका शेप होता है, एस शेप का होता है ये। ठीक, तो इसमें बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं। ठीक, अब ये फॉलिकल्स हो गए, तो ये जो फॉलिकल्स होते हैं ना, ये इनसे क्या रिलीज होता है? तो इनसे रिलीज होते हैं T3 और T4 हार्मोन। हाँ, एक चीज़ जो थायराइड हार्मोन है, इससे जो मेन हार्मोन रिलीज होते हैं वो क्या है? T3 और T4। T3 का मतलब होता है ट्राई आयोडोथायरोनिन। क्या है? ट्राई आयोडोथायरोनिन, ये रिलीज होता है। और T4 जिसको थायरोक्सिन बोलते हैं, ये रिलीज होते हैं किससे? ये जो फॉलिकल्स हैं इनसे। ठीक है, ये जो फॉलिकल्स हैं इनसे रिलीज होते हैं ये T3 और T4। और यही जो फॉलिकल्स हैं, इन्हीं के पास में कुछ मसल्स होते हैं, स्पेशल टाइप के कुछ टिश्यू होती हैं, कुछ सेल होते हैं, तो वहाँ से रिलीज होता है कैल्सीटोनिन। क्या रिलीज होता है? कैल्सीटोनिन। ठीक है, आप ये समझ गए। अब ये हार्मोन का क्या फंक्शन है वो हम लोग देख लेते हैं। तो इसका जो मेन फंक्शन है ना, ये हमारी बॉडी के अंदर क्या कराता है? मेटाबॉलिज्म जो होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो भी मेटाबॉलिज्म है उसको फंक्शन कराने में ये हेल्प करता है, यानी उसको रेगुलेट करता है। कभी ज़रूरत पड़ती है कम करने की तो उस मेटाबॉलिज्म फंक्शन को कम कर देता है, ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा करने की तो ज़्यादा कर देता है। जैसे कि मान लीजिए अभी ठंडी का मौसम है और हमारी बॉडी को क्या चाहिए? गर्म होना चाहिए, तो ये क्या करता है? मेटाबॉलिज्म का जो रेट है उसको बढ़ा देता है। ठंडी का दिन है तो बार बार क्या है, बाहर से ठंड है तो वो बॉडी के टेम्परेचर को लो कर रही है, तो अब इसको मतलब मेंटेन करने के लिए इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो उसके लिए क्या करेगा? ये जो हार्मोन होता है वो मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा? ग्लूकोज का प्रोडक्शन करवाएगा। ग्लूकोज ज़्यादा बनेगा तो एनर्जी ज़्यादा बनेगी, तो ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, तब जाके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रह पाएगा। तो इस तरीके से और भी बॉडी के जो वाइटल फंक्शंस हैं उनको मेंटेन करने के लिए क्या करता है? ये हेल्प करता है। तो इसलिए कहते हैं कि मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देता है। चलिए अब डिटेल से देखते हैं कि क्या क्या फंक्शन करता है ये कैसे। तो जो बेसिक फंक्शन है थायराइड हार्मोन की वो क्या है? इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट। क्या करता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट को ये बढ़ा देता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट को हम लोग इस शॉर्ट फॉर्म से जानते हैं BMR, याद रखिएगा। अब ये बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है? द रेट एट विच बॉडी यूज एनर्जी फॉर मेंटेनिंग वाइटल फंक्शन लाइक ब्रीदिंग, बॉडी टेम्परेचर एक्सेट्रा। बॉडी के जो वाइटल फंक्शंस है, जैसे कि सांस लेना है, ऐसे बॉडी का टेम्परेचर है, उसको मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी कितना एनर्जी यूज कर रही है, कितना एनर्जी यूज कर रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं। ठीक है, अब ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है तो ये रेट क्या होगा? बढ़ जाएगा। यानी जैसे कि मान लीजिए ठंडी का मौसम है तो इसमें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, तो ये क्या होगा? रेट ये बढ़ जाएगा, यानी ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होगा, यानी ज़्यादा ग्लूकोज का क्या कहते हैं हमारा यानी ज़्यादा ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होगा, फिर उसका ब्रेक डाउन होगा, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये सारे रेट क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। तो इसको मेंटेन करने का, यानी कभी कम ज़रूरत पड़ रही है तो कम मतलब यूज़ हो, ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है तो उसको ज़्यादा यूज़ किया जाए, तो इन सब को मेंटेन करने का काम कौन करता है? तो ये हार्मोन करते हैं।
दूसरा जो मेन फंक्शन इसका वो क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड ब्रेन। यानी जब बच्चा चाइल्डहुड में होता है, हम लोग भी जब उससे जब छोटे थे, तो जो हमारी बॉडी का मतलब क्या कहते हैं ग्रोथ हुआ है, हम लोग बढ़े हैं, डेवलपमेंट हुआ है, तो उसमें क्या करता है मेन फंक्शन ये प्ले करता है। अगर किसी के अंदर इसकी कमी हो जाए थायराइड हार्मोन की, तो आदमी क्या रहता है, छोटा रह जाता है, बौना रह जाता है। ऐसे अगर उसकी कमी हो जाए तो आदमी मेंटली तौर पर क्या होता है, थोड़ा सा उसका दिमाग कमजोर हो जाता है, जल्दी चीज़ों को याद नहीं कर पाएगा, चीज़ें याद करेगा भूल जाएगा, याद नहीं रख पाएगा, स्मार्टनेस उसके दिमाग उसके पास नहीं होगी। यानी ये होता है ना इंटेलिजेंस, स्मार्टनेस, चालाकी, बहुत तेज दिमाग, जैसे कि किसी भी चीज़ को कोई आदमी नहीं कर पा रहा लेकिन दूसरा कर लेता है, उसके पास इंटेलिजेंस होता है। तो जिसके अंदर इसकी कमी हो जाती है बचपन में, तो उसका ब्रेन पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाता है, पूरी तरीके से स्मार्टनेस और इंटेलिजेंस उसके अंदर नहीं आ पाती है। अब ये जो थायराइड हार्मोन है, ये क्या क्या एक्शन करता है, हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट पे क्या क्या अपना एक्शन शो करता है, क्या करवाता है, कैसे मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता और घटाता है, वो हम लोग अब देखते हैं। तो ये क्या करते हैं, दे इंक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ मोस्ट ऑफ द बॉडी टिश्यूज। अब हमारी बॉडी के जितने भी टिश्यूज हैं, ज़्यादातर टिश्यू, जैसे अलग अलग पार्ट जो जैसे कि हमारा हार्ट हो गया, हमारा GIT हो गया, किडनी हो गया, बोन्स हो गए, तो हमारे बॉडी के जो अलग अलग टिश्यूज हैं, जो अलग अलग क्या हैं पार्ट्स हैं, उन पे ये क्या करता है, अपना इफेक्ट शो करता है, उस पर एक्शन करता है। तो क्या करता है, तो दे इंक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी, वहाँ पे क्या कराता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी कराता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी का क्या मतलब होता है, एक होता है एनाबॉलिक और दूसरा होता है केटाबॉलिक, ठीक है। तो ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसके अंदर ये क्या है, एनाबॉलिक और केटाबॉलिक दोनों चीज़ें आ जाएंगी। यानी या तो वो सिंथेसिस करवा रहा हो ना, जैसे कि प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, प्रोटीन बनता है हमारी बॉडी के अंदर, या तो फिर क्या है केटाबॉलिक। केटाबॉलिक का मतलब होता है किसी चीज़ को तोड़ना, समझ में आ रहा है, जैसे ग्लूकोज टूटता है फिर उससे एनर्जी बनती है। तो ये दोनों जो प्रोसेस है वो किस में आते हैं, मेटाबॉलिक के अंदर आते हैं। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को क्या करते हैं, ये इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। जिसकी ज़रूरत है, चाहे वो एनाबॉलिक की ज़रूरत है, सिंथेसिस की ज़रूरत है, सिंथेसिस करवाते हैं, और ब्रेकडाउन की ज़रूरत है तो ब्रेकडाउन करवाते हैं ये, ठीक। मोस्ट ऑफ द टिश्यू के अंदर, ठीक है। सम एक्शंस आर फॉलोइंग। तो सबसे पहला क्या है, जो BMR हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट है, उस पर इसका क्या एक्शन होता है, तो उसको ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। इंक्रीज BMR बाय इंक्रीजिंग द ऑक्सीजन कंजप्शंस ऑफ द टिश्यूज। तो ये क्या करता है, जो हमारी बॉडी के टिश्यूज हैं उसके अंदर ऑक्सीजन का कंजप्शन बढ़ा देता है। कंजप्शन कैसे बढ़ाता है, कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ज़्यादा करवाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और ATP बनती है, एनर्जी बनती है, जिसको हमारी बॉडी के सेल यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। ग्लूकोज को डायरेक्टली हमारी बॉडी के जो सेल हैं, जो टिश्यूज हैं, वो यूज़ नहीं कर पाते हैं। उसको यूज़ करने के लिए उसको कन्वर्ट करना पड़ता है ATP के अंदर। तो वो कहाँ पे होता है, तो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, ATP का फॉर्मेशन होता है। तो वहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। ये कई बार पीछे आप पढ़ चुके होंगे क्या फर्स्ट ईयर के अंदर। ऑक्सीजन का कंजप्शन बढ़ा देता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ होता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, ATP का फॉर्मेशन होता है, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बनती है, फिर हमारी बॉडी के अंदर वो एनर्जी क्या है, काम करती है। आप ये समझ गए कि बेसल मेटाबॉलिक रेट पे क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है किस चीज़ को, बेसल मेटाबॉलिक रेट को। अब बेसल मेटाबॉलिक रेट पे इसका क्या मतलब इफेक्ट पड़ेगा, अगर क्या कहते हैं जो थायराइड हार्मोन है वो ज़्यादा हो जाए, और क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर वो कम हो जाएं। तो अगर ज़्यादा हो जाते हैं, यानी हाइपर, ये हाइपो नहीं है, ये हाइपर है, ये क्या है, हाइपर थायरोडिज्म होता है। यानी अगर हाइपर थायरोडिज्म होता है, हाइपर थायरोडिज्म का मतलब कि जो मतलब हाइपर जो हमारे थायराइड हैं, जो हमारे थायराइड हैं, जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो ज़्यादा क्या कर रहा है, थायराइड हार्मोन रिलीज करने लग जा रहा है। अगर ज़्यादा थायराइड हार्मोन रिलीज हो रहे हैं जो हमारी बॉडी की नीड है उससे ज़्यादा, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपर थायरोडिज्म। तो उसमें क्या होता है, तो जब हाइपरथायरोडिज्म होता है, यानी जब हाइपरथायरोडिज्म होता है तो उसमें क्या होता है, तो BMR बढ़ जाता है। BMR यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है, तो 60 से 100%, 60 to 100% एबो द नॉर्मल लेवल। तो जो नॉर्मल लेवल है बेसल मेटाबॉलिक रेट का, वो क्या होता है 60 से 100% क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। किसमें, हाइपरथायरोडिज्म के अंदर। और बहुत सारी दिक्कतें क्रिएट होने लग जाती हैं जब हाइपोथायरोडिज्म होता है। और इसका क्या एक्शन होता है, और अगर हाइपो हो जाए, ये क्या कर लीजिए इसको हाइपो, यानी अगर जो क्या कहते हैं जो थायराइड हार्मोन्स हैं वो क्या डिक्रीज हो जाए, कम रिलीज होने लग जाए, तो उसको बोलेंगे हाइपोथायरोडिज्म। तो अगर हाइपोथायरोडिज्म होता है तो जो BMR है, बेसल मेटाबॉलिक रेट है, वो डिक्रीज हो जाता है कितना, 20 से 40%। तो जब ये कम हो जाएगा तो बॉडी अपना क्या है फंक्शन सही से नहीं कर पाएगी। पता चला हाथ
हाथ उसका उठ ही नहीं रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, एकदम टायर्डनेस है, एनर्जी बन ही नहीं पा रही है, ग्लूकोज यूज़ नहीं हो पा रहा, ऑक्सीजन का कंजप्शन नहीं हो पा रहा, सांस नहीं ले पा रहा सही से, हार्ट रेट लो हो जाएगा, तो बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी हाइपोथायरॉयडिज्म में। ठीक है, थायराइड हार्मोन का एक्शन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे क्या होता है, तो दे इंक्रीज द प्रोटीन सिंथेसिस वर्किंग ऑन डीएनए। तो जो क्या कहते हैं थायराइड हार्मोन है वो क्या करते हैं, तो प्रोटीन को सिंथेसिस बढ़ा देते हैं, दे इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस वर्किंग ऑन डीएनए। आपको मालूम है कि जो प्रोटीन बनता है हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसिस होता है, तो वो डीएनए का उसका मेन रोल होता है। तो ये क्या करता है, प्रोटीन के सिंथेसिस को बढ़ा देता है डीएनए पे काम करके। कौन, जो हमारे थायराइड हार्मोन्स हैं। ठीक है, तो और क्या करता है, दे इंक्रीज द एंजाइम एक्टिविटी। तो जब प्रोटीन ज़्यादा बनते हैं तो आपको मालूम है कि जो एंजाइम होते हैं उसका जो ज़्यादातर पार्ट होता है वो प्रोटीन ही होता है। समझ रहे हैं, एंजाइम किसके बने होते हैं, ज़्यादातर वो प्रोटीन के बने होते हैं। कुछ चीज़ें उसमें और भी होती है, जैसे विटामिन वगैरह भी मिले रहते हैं एंजाइम के अंदर, लेकिन उसका जो बड़ा पार्ट है, मान लीजिए ये एक एंजाइम है तो ज़्यादातर हिस्सा उसका क्या है, प्रोटीन होता है। तो जब प्रोटीन की सिंथेसिस ज़्यादा होती है तो एंजाइम भी ज़्यादा बनते हैं और एंजाइम की एक्टिविटी भी ज़्यादा बढ़ती है। लेक्चर लाने वाला हूँ बायोकेमिस्ट्री के अंदर कि एंजाइम क्या करते हैं, क्या इनका फंक्शन होता है, वो डिटेल से वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और क्या करते हैं, दे ऑल्सो कॉजेज कैटाबॉलिक ऑफ प्रोटीन। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये प्रोटीन का सिंथेसिस ही करवाते हैं, जब ये बढ़ जाते हैं, ज़्यादा हो जाएंगे ये क्या थायराइड हार्मोन, तो ये कैटाबॉलिज्म भी करवाते हैं, यानी प्रोटीन को तोड़ना भी शुरू कर देते हैं। प्रोटीन को तोड़ तोड़ के फिर क्या होता है, पता चला ग्लूकोज बनने लग जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट की क्या है मात्रा कम हो गई बॉडी के अंदर, तो अब जो बॉडी के प्रोटीन्स होते हैं उनको तोड़ना शुरू कर देता है ये थायराइड हार्मोन। तो ये अच्छा भी है और क्या है, बुरा भी है। अगर नॉर्मल रेंज में रहे तो बहुत अच्छा है, कम हो जाए तब भी दिक्कत होगी, ज़्यादा हो जाए तब भी दिक्कत होने लग जाएगी। और इसका एक्शन कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म पे भी होता है, तो वहाँ दे इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। स्पेशली जो थायरोक्सिन है यानी T4 है वो क्या करता है, तो वो कुछ चीज़ों को बढ़ा देता है। क्या क्या चीज़ों को बढ़ाता है देखते हैं आगे। तो ये क्या करता है, एक एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम GIT। हमारा जो GIT है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, वहाँ से ये क्या करता है, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। यानी हम लोग खाना खा रहे हैं तो ग्लूकोज बहुत सारा एब्जॉर्ब होता है, बहुत सारा क्या बाहर निकल जाता है, तो उसका एब्जॉर्प्शन का रेट बढ़ा देता है। यानी बहुत ज़्यादा क्या होगा, ग्लूकोज अंदर हमारे ब्लड के अंदर पहुंचना शुरू हो जाएगा, एब्जॉर्ब ज़्यादा होने लग जाएगा, बाहर नहीं जाएगा, एक्सक्रीट आउट नहीं होगा ज़्यादा। ऐसे ही ग्लूकोज का अपटेक बढ़ा देता है। ये क्या करता है, इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक बाय सेल। यानी जो सेल के अंदर क्या है, एक लिमिट होती है ग्लूकोज के इंटर करने की, तो उसको ये बढ़ा देता है रेट को, ताकि माइटोकॉन्ड्रिया उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सके। ऐसे ये क्या करता है, ग्लाइकोजेनेसिस करवाता है। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब ये होता है कि जो हमारा लीवर होता है उसके पास जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है और इमरजेंसी कंडीशन में वो यूज़ होता है। मान लीजिए किसी को खाना नहीं मिल रहा, ग्लूकोज नहीं मिल पा रहा, तो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए वो ग्लाइकोजन को हमारा जो लीवर है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। लेकिन जब ये हार्मोन काम करते हैं तो ये क्या करते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस करवाते हैं, यानी जो ग्लाइकोजन वहाँ पे स्टोर है उसको ग्लूकोज बनवा देते हैं। और क्या करता है ये, तो उसको भी बढ़ा देता है ये। और क्या करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करवाता है। इसका मतलब ये है, लेकिन जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन कार्बोहाइड्रेट के अलावा किसी और चीज़ से होने लगे, जैसे प्रोटीन से या फैट से होने लगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक, ये कौन करता है, तो ये भी लीवर पर का ही काम है, ये लीवर करता है। इसका एक्शन, थायराइड हार्मोन का एक्शन कहाँ पे होता है, तो फैट मेटाबॉलिज्म पे। तो उसको भी क्या करता है, तोड़ता है, और फिर जब टूटता है तो ये लीवर में पहुँचता है, लीवर उसको क्या करता है, ग्लूकोज बना देता है। इसका जो फैट का स्टोरेज है उसको भी क्या करता है, कम कर देता है। फैट आप जानते हैं, हमारे जो स्किन उसके नीचे फैट क्या होता है, जमा होता है, जिसको चर्बी हम लोग बोलते हैं। तो चर्बी वो कहाँ रहती है, वो फैट के नीचे होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। तो उसको ये कम करता है। यानी इसका मतलब ये भी है कि अगर आदमी ज़्यादा, अगर किसी के अंदर हाइपरथायरॉयडिज्म हो जा रहा है, ज़्यादा थायराइड हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, तो आदमी दुबला हो जाएगा। उसके जो मतलब क्या कहते हैं, जो फैट्स हैं, जो फैट स्टोर है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, टूटना शुरू हो जाता है। तो आदमी उससे क्या होता है, पतला हो जाता है, दुबला हो जाता है, वेट लॉस होने लग जाता है। एक्शन ऑन प्लाज्मा एंड लीवर फैट्स। जो प्लाज्मा के अंदर फैट है और जो लीवर के अंदर फैट है, उस पर क्या इसका एक्शन होता है, तो डिक्रीज द कोलेस्ट्रॉल लेवल इन प्लाज्मा। हमारा जो ब्लड है, ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर ज़्यादा होता है तो डिपोजिशन करने लग जाता है। डिपोजिशन का मतलब यहाँ पे ब्लॉकेज करने लग जाता है, जिसको हम लोग एथेरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं।
एथेरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, तो ब्लॉकेज करवाने लग जाता है। तो ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या करता है, प्लाज्मा के अंदर डिक्रीज कर देता है। ठीक, कौन, थायराइड हार्मोन, क्या रखिएगा TH। और क्या करता है, इन हाइपोथायरॉयडिज्म द लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज एंड कॉज एथेरियोस्क्लेरोसिस। और जब हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, यानी जब थायराइड हार्मोन की कमी होने लगती है, तब क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है हमारे उसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर यानी ब्लड के अंदर, और फिर क्या करता है वो एथेरियोस्क्लेरोसिस कराता है, यानी ब्लॉकेज होना शुरू हो जाता है कोरोनरी आर्टरीज के अंदर या दूसरे ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लॉकेज आने लग जाते हैं। ऐसे ही थायरोक्सिन इंक्रीज डिपोजिशन ऑफ फैट इन लीवर एंड लीड्स टू फैटी लीवर। और जो थायरोक्सिन है यानी T4 जो है वो क्या करता है, डिपोजिशन ऑफ फैट इंक्रीज कर देता है। कहाँ पे, लीवर के अंदर, यानी लीवर के अंदर फैट को लेकर जमा करना शुरू कर देता है। जब ज़्यादा वहाँ पे फैट हो जाता है तो उसी को बोलते हैं फैटी लीवर। और ये पूरी एक बीमारी है, इसके बारे में अगर आपके सिलेबस में होगा तो डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग। और इसका एक्शन क्या होता है, तो एक्शन ऑन विटामिन मेटाबॉलिज्म, तो विटामिन के मेटाबॉलिज्म पर भी इसका एक्शन होता है। तो वहाँ पे क्या करता है, थायरोक्सिन इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ इंजाइम। तो ये थायरोक्सिन जो है ये जो इंजाइम का फॉर्मेशन है उसको बढ़ाता है, यानी ज़्यादा इंजाइम बनने लग जाते हैं। किसकी वजह से, थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से। और जो इंजाइम होते हैं उसके अंदर विटामिन क्या है, एसेंशियल पार्ट होते हैं उसके, यानी इंजाइम के अंदर विटामिन भी क्या है, पाए जाते हैं। विटामिन से मिल के भी क्या हो, इंजाइम बनता है। तो जब विटामिन यूज़ होते हैं उसके अंदर, तो ज़्यादा जब इंजाइम बनने लग जाएंगे तो विटामिन ज़्यादा यूज़ होगा, तो विटामिन की कमी हो सकती है इसकी वजह से। इन केस ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म विटामिन डिफिशियंसी इज पॉसिबल। तो जब हाइपरथायरॉयडिज्म होगा यानी ज़्यादा थायरोक्सिन हार्मोन निकलेगा तो ज़्यादा इंजाइम बनेगा, ज़्यादा इंजाइम बनाएगा तो ज़्यादा विटामिन यूज़ होंगे। जब ज़्यादा विटामिन यूज़ होंगे तो विटामिन की कमी हो जाएगी। और क्या इसका एक्शन होता है, तो एक्शन ऑन बॉडी टेम्परेचर, हमारी बॉडी के टेम्परेचर पर भी इसका एक्शन होता है, वहाँ पे भी अपना ये एक्शन शो करता है। तो क्या करता है, दे इंक्रीज दी हीट प्रोडक्शन इन बॉडी। तो हमारी बॉडी के अंदर हीट का प्रोडक्शन क्या है, ये बढ़ा देता है। जैसे कि अभी सर्दियों का मौसम है, ठंडी का मौसम है, तो बॉडी को हीट ज़्यादा चाहिए, तो हीट प्रोडक्शन हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, बढ़ा देता है ये। इन केस ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, और अगर किसी को हाइपरथायरॉयडिज्म है तो क्या करता है, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, तो बॉडी का टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी बहुत ज़्यादा अगर थायरोक्सिन रिलीज होने लग जा रहा है, थायराइड हार्मोन रिलीज हो रहा है, तो क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। और फिर क्या होगा, बहुत ज़्यादा फिर पसीना आने लग जाता है, आदमी को एक्सेस स्वेटिंग होने लग जाता है। जब बहुत ज़्यादा हीट होता है बॉडी तो क्या होता है, उसमें फिर पसीना आता है ज़्यादा, ताकि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन किया जाए। एक्शन ऑन ग्रोथ, तो जो TH है, जो थायराइड हार्मोन है, उसका एक्शन ग्रोथ पे भी होता है। तो क्या करते हैं ये थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन इज नेसेसरी, थायरोक्सिन ये T4 है, ठीक है। थायरोक्सिन इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड ब्रेन। तो बॉडी का जो हमारा आदमी का किसी का बॉडी है उसके डेवलपमेंट और ग्रोथ, उसको बढ़ने के लिए, तो ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, बढ़ने के लिए क्या ज़रूरी है, थायरोक्सिन ज़रूरी होता है। इन केस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए तो अगर यानी इनकी कमी हो जाए ड्यूरिंग चाइल्डहुड, यानी बचपन में, उस टाइम पे अगर क्या है इसकी कमी हो जाती है तो क्या होगा, डॉर्फिज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डॉर्फिज्म हो जाएगा और मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा। डॉर्फिज्म का मतलब होता है आदमी छोटा रह जाता है, शॉर्टनेस इन हाइट, ठीक है, आदमी की हाइट कम रह जाती है। और मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। रिटार्डेशन का मतलब होता है कि कमी हो जाना, यानी दिमाग पूरी तरीके से बन नहीं पाता, तो उसके अंदर इंटेलिजेंस की कमी आ जाती है, लर्निंग जो पावर होती है उसकी कमी आ जाती है। बॉडी वेट पे भी इसका एक्शन होता है। तो इंक्रीज इन थायरोक्सिन, अगर थायरोक्सिन ज़्यादा होता है तो डिक्रीज बॉडी वेट, तो बॉडी वेट क्या होता है, कम हो जाता है। और फैट स्टोरेज भी कम होता है। जब फैट स्टोरेज कम होता है तो बॉडी का वेट भी क्या होता है, कम हो जाता है। और जब ये जो थायरोक्सिन ज़्यादा होता है तो ये क्या करता है, फैट को तोड़ता है, प्रोटीन को भी तोड़ने लग जाता है, तो इस तरीके से बॉडी का वेट कम हो जाता है। और अगर ये डिक्रीज होता है, कम होता है, तो फिर क्या होता है, बॉडी का वेट बढ़ जाता है, फैट का स्टोरेज बढ़ जाएगा। ऐसे ही सेक्सुअल जो फंक्शन है उस पर भी इसका एक्शन होता है। जो सेक्सुअल फंक्शंस हैं आदमी के, तो उस पर भी क्या होता है, इसका एक्शन होता है। तो क्या होता है, नॉर्मल थायरोक्सिन लेवल इज इसेंशियल फॉर नॉर्मल सेक्सुअल फंक्शन। अगर थायरोक्सिन का लेवल क्या है, नॉर्मल है, थायरोक्सिन का लेवल नॉर्मल है, ये T4 है, याद रखिएगा, T4 को बोलते हैं थायरोक्सिन। तो अगर थायरोक्सिन का जो लेवल है वो नॉर्मल है, जितना चाहिए उतना ही है, जो आदमी का सेक्सुअल क्या है, नॉर्मल सेक्सुअल फंक्शन है वो अच्छे से होता रहेगा। यानी आदमी को एक डिज़ायर होती है सेक्स करने की,
तो उसका क्या है, वो फंक्शन क्या है, नॉर्मली होता रहेगा। लेकिन अगर इसमें डिसबैलेंस होता है जो थायराइड हार्मोन है, तो आदमी को उससे दिक्कतें हो सकती हैं। तो क्या होगा, देखिए जो मर्द लोग हैं, जो मैन हैं, उनमें क्या होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, यानी जो ये थायराइड हार्मोन है उसकी कमी होती है। तो क्या होगा, लीड्स टू कंप्लीट लॉस ऑफ लिबिडो, यानी अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है, थायराइड हार्मोन की कमी हो रही है, तो आदमी को कंप्लीट क्या होगा, लिबिडो के लॉस हो जाएगा। लिबिडो लॉस का मतलब होता है सेक्सुअल डिजायर बिल्कुल होगी नहीं, यानी आदमी को अगर किसी के अंदर हार्मोन की कमी हो गई तो उसको सेक्स करने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, उसको कोई दिलचस्पी नहीं रह जाएगी उसके अंदर, ठीक। और अगर हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, यानी ये जो हार्मोन है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो आदमी को क्या कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट बना सकते हैं। अगर ये ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो आदमी को क्या कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट कह रहा हूँ, इम्पोर्टेंट नहीं, ठीक है। इम्पोर्टेंट का मतलब होता है हिजड़ा, यानी जो सेक्स करने के काबिल नहीं रह जाता है उसको बोलते हैं इम्पोर्टेंट। तो उसकी तरफ ले जाता है, उसकी तरफ लीड करता है अगर हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। ऐसे ही अगर जो वीमेंस हैं, जो औरतें हैं, उनके अंदर अगर इसकी कमी ज़्यादा, अगर ये मतलब नॉर्मल लेवल में रहता है तो सारी चीज़ें ठीक हैं। अगर उसमें क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, तो उससे क्या होगा, मेनोरेजिया होगा। क्या होगा, मेनोरेजिया। मेनोरेजिया का मतलब जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या है, ब्लड आता है तो एक नॉर्मल रहता है, लेकिन उसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा ब्लड आने के चांसेस कॉज करता है। मेनोरेजिया मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड आने लग जाएगा। और क्या हो गया, पॉलीमेनोरिया हो जाएगा। पॉलीमेनोरिया का मतलब होता है कि मतलब बार बार साइकिल का आना, जैसे कि एक नॉर्मल रेंज होता है, एक नॉर्मल टाइमिंग होती है उसकी, कि मतलब 20 दिन 21 दिन उससे पहले नहीं आना चाहिए। उससे पहले अगर आता है तो समझ लीजिए बीमारी है, तो वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। तो पॉलीमेनोरिया होगा, यानी बार बार क्या है, ब्लड आने लग जाएगा, तो वो बीमारी होती है। तो यानी 20 दिन 21 दिन से पहले अगर क्या है, बार बार क्या साइकिल आ रहा है, यानी 10 दिन के बाद फिर मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जा रहा है, 15 दिन के बाद शुरू हो जा रहा है, तो इस तरीके से अगर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमेनोरिया। तो उसकी दिक्कत भी हो सकती है हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से। और अगर हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, हार्मोन ज़्यादा बढ़ते हैं, तो फिर क्या होगा, लीड्स टू इर्रेगुलर एमसी, यानी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल वो इरेगुलर हो जाएगा। यानी कभी तो 10 दिन में आ रहा है, कभी तो पता चल रहा है कि 35 दिन में आ रहा है, कभी पता चल रहा है 2 महीने में आ रहा है, तो इरेगुलर हो जाएगा। तो ये दिक्कत आ सकती है, उसको बोलते हैं ओलिगोमेनोरिया। और क्या होगा, समटाइम्स लीड्स टू दी लीड्स, ये लीड्स है, इसको लीड्स कर लीजिए, समटाइम लीड्स टू एमेनोरिया। और कभी कभी क्या एमेनोरिया की तरफ ले जाता है, यानी क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल बंद हो जाएगा, यानी औरत क्या होती है, बांझ हो जाती है। उसको बोलते हैं कि लॉस ऑफ फर्टिलिटी, यानी फर्टिलिटी कम एकदम खत्म हो जाएगी, मतलब वो बच्चा पैदा करने के काबिल वो औरत नहीं रह जाएगी। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमेनोरिया बोलते हैं। तो अगर हाइपरथायरॉयडिज्म होता है तो ये दिक्कतें हो सकती हैं, और हाइपोथायरॉयडिज्म है तो ये दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये इसके कुछ फंक्शंस हैं जो मैंने बताए, ठीक है। अब एक आपने ये भी पढ़ा था कि कैल्सिटोनिन भी होता है, रिलीज होता है, हालांकि ये इतना मेन नहीं है। तो इसका क्या फंक्शन होता है, तो इट हेल्प्स डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन बोन, यानी हमारे बोन के अंदर कैल्शियम होता है, तो कैल्शियम का डिपोजिशन, यानी वहाँ पे ज़्यादा अगर रहता है कैल्शियम तो अच्छा होता है, हड्डी मजबूत होती है। तो ये कैल्शियम को क्या, हमारे ब्लड के अंदर जो कैल्शियम होता है उसको खींच के हड्डियों के अंदर ला के जमा करता है। और क्या करता है, डिक्रीज द ब्लड लेवल ऑफ कैल्शियम, यानी हमारे ब्लड के अंदर से कैल्शियम को क्या करता है, कम करता है, निकालता है, किडनी के पास भेजता है, किडनी वहाँ से क्या करता है, यूरिन के थ्रू बाहर कर देता है, ठीक। अब हमारा जो मेन टॉपिक है उस पे हम लोग आते हैं, ठीक है। यहाँ से मेन टॉपिक शुरू हो रहा है जो आपके सिलेबस में पूछा है कि हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है। इसका डेफिनेशन क्या है, इसका डेफिनेशन है लैक ऑफ थायराइड हार्मोन, ठीक है। असल इसका डेफिनेशन इतना ही है कि लैक ऑफ थायराइड हार्मोन इन ब्लड सर्कुलेशन, ये इसका डेफिनेशन है किसका, हाइपोथायरॉयडिज्म का। यानी जो थायराइड हार्मोन है वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर अगर कम हो जाते हैं जितनी ज़रूरत है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। अब वो 20 से 40% के ज़्यादा अगर कम हो जा रहा है, 20 से लेकर 40% के बीच में अगर कम हो रहा है या उससे और ज़्यादा कम हो जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। और इस जब ये कंडीशन होता है तो क्या होता है, मेटाबॉलिक जो रेट है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं। अब इसके एटियोलॉजी क्या है, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एटियोलॉजी ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। तो हाइपोथायरॉयडिज्म के 2 तरीके से एटियोलॉजी हैं, इसलिए कि ये ऐसा ग्लैंड है जिसको कोई दूसरा ग्लैंड क्या करता है,
कंट्रोल करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ये किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या, ये मास्टर ग्लैंड होता है। ये सारे जितने भी ग्लैंड है सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। तो इसलिए इसका जो मतलब एटियोलॉजी वो दो तरीके से है, एक है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी। प्राइमरी से मतलब यह है कि जो थायराइड ग्लैंड है उसके अंदर दिक्कत आ रही है, वहां से प्रॉब्लम है, तो वहां पे जो कॉजेज हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी कॉजेज या प्राइमरी एटियोलॉजी। और अगर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें दिक्कत आ रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कॉजेज या सेकेंडरी एटियोलॉजी। तो प्राइमरी में क्या है, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यानी जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो बिगड़ गया और उसने क्या किया, जो मतलब हमारे थायराइड ग्लैंड के जो सेल हैं वहाँ पे जो टिश्यूज़ हैं उसको क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया, ख़राब कर दिया, उस पर अटैक किया। तो इस तरीके से क्या होगा, हाइपोथायरॉइडिज्म हो जाएगा। और क्या होगा, डाइटरी आयोडीन डिफिशियंसी, आयोडाइड डिफिशियंसी। और हम लोग खाने के अंदर अगर डिफिशियंसी कर दें, कमी कर दें आयोडीन की, तो उसकी वजह से भी दिक्कत हो सकती है। ऐसे ही एंटी थायरॉइड ड्रग्स, यानी किसी को हाइपरथायरॉइडिज्म हो गया और वो एंटी थायरॉइड ड्रग ले रहा और बहुत ज़्यादा ले रहा लेता रह गया, तो फिर क्या होगा, वो हाइपोथायरॉइडिज्म हो सकता है उसको। ऐसे ही क्या है, लिथियम थेरेपी भी यूज होती है हाइपरथायरॉइडिज्म को ठीक करने के लिए। तो उसमें भी अगर वो ज़्यादा देर तक लेता रहा तो इसकी वजह से भी क्या है, ये दिक्कत हो सकती है। ऐसे ही रेडियो एक्टिव आयोडीन एक दवा आती है जिसको RAI बोलते हैं, तो ये भी यूज होता है हाइपरथायरॉइडिज्म को ठीक करने के लिए। तो ये सब अगर आदमी यूज करता है तो इसकी वजह से कॉजेज हो सकते हैं किसके, हाइपोथायरॉइडिज्म के। अब इसका जो सेकेंडरी कॉजेज है वो क्या है, तो लो सेक्रेशन ऑफ TSH, यानी जो TSH है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, अगर उसकी कमी हो जाए, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की अगर कमी हो रही है तब भी ये दिक्कत हो सकती है। यानी वहाँ से जो कमांड मिल रहा है वो कम हो जाए, मिले ही नहीं, तो फिर क्या दिक्कत आ सकती है। ऐसे ही डैमेज ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जो खुद मतलब कमांड कर रहा है, संभाल रहा है, जिसको ऑर्डर दे रहा है, वही अगर डैमेज हो जाए तो फिर जाहिर सी बात है यहाँ भी दिक्कत आ जाएगी। तो ये दो तरीके से इसकी एटियोलॉजी हो गए। अब इसके पैथोजेनेसिस देखते हैं हम लोग। तो अब इसका जो पैथोजेनेसिस है वो भी दो तरीके से होगा, एक प्राइमरी और एक क्या कहते हैं सेकेंडरी कॉजेज। ठीक, तो अब इसमें क्या होगा, तो हम लोगों ने सिर्फ प्राइमरी वाला जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है उसको लिया। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होगा, ठीक है, पहले क्या होगा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होगा। तो जब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होगा यानी हमारे जो थायराइड ग्लैंड के जो सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, वो काम नहीं कर पाएंगे। तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ TH, तो थायराइड हार्मोन के जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब उसकी कमी होगी तो ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, थायराइड हार्मोन की कमी होगी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोथायरॉइडिज्म बोलते हैं। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, क्या क्या आदमी को इसमें सिम्टम्स दिख सकते हैं, तो आदमी को कॉन्स्टिपेशन होगा, और क्या दिक्कत आएगी, तो डिप्रेशन होगा। ऐसे ही आदमी को टायर्डनेस फील होने लग जाएगा, क्योंकि एनर्जी बन नहीं पाएगी, एनर्जी यूज नहीं कर पाएगी हमारी बॉडी, एनर्जी बनेगी नहीं, तो फिर क्या होगा, आदमी को थकावट महसूस होगी। ऐसी हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा। ऐसे ही क्या होगा, जो ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो हाई हो जाएगा, बढ़ जाएगा। स्किन जो है हमारी वो ड्राई हो जाएगी, सूख जाएगी। ऐसी क्या है, आदमी को भूलने की बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लग जाएगी, फॉरगेटफुलनेस हो जाएगा, यानी आदमी कोई भी चीज़ याद करेगा, भूलने की बीमारी हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, भूलने लग जाएगा चीज़ों को बहुत जल्दी। और क्या होगा, हैवी एंड फ्रिक्वेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो क्या जो फीमेल लोग हैं उनके अंदर क्या होगा, ये खास तौर से किस में होगा, फीमेल के अंदर होगा। तो हैवी एंड फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल, जैसा कि आपने पढ़ा कि अगर हाइपोथायरॉइडिज्म होता है तो क्या होगा, उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएगा, हैवी हो जाएगा। हैवी का मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड आने लग जाएगा, और फ्रीक्वेंटली आएगा यानी बार बार आएगा। और क्या हो जाएगा, टिंगलिंग इन हैंड्स, हाथों में क्या झंझनाहट सी होने लग जाती है ना, तो वो दिक्कत आने लग जाएगी उसको बार बार। ऐसे ही लॉस ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर, आदमी को सेक्सुअल डिज़ायर बाकी नहीं रह जाएगी, उसको सेक्स करने का मन नहीं करेगा बिल्कुल, जब उसकी कमी हो जाएगी, लिबिडो हो जाएगा। और क्या होगा, गेनिंग वेट, आदमी का वेट क्या हो जाएगा, बढ़ने लग जाएगा, मोटा हो जाएगा आदमी। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, कैसे इसको मतलब मैनेज करेंगे, अगर हाइपोथायरॉइडिज्म हो रहा है तो एक्सरसाइज करने से मतलब हमारी बॉडी के बहुत सारी दिक्कतें क्या होती है, ठीक होती हैं। उससे क्या है, हमारे बॉडी के सेल मेंटेन रहते हैं। तो आदमी को एक्सरसाइज करना चाहिए रोज़ से 25 से 30 मिनट, ठीक। और क्या, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस की वजह से भी हाइपोथायरॉइडिज्म हो सकता है, तो आदमी को टेंशन फ्री होकर रहना चाहिए। कैसे उसको मैनेज किया जाए उसकी कोशिश करनी है उसको। और क्या, डाइट को अपने क्या मेंटेन करना है। अब जब इसको हाइपोथायरॉइडिज्म हो जाएगा तो क्या करेगा, इंक्रीज इनटेक ऑफ फूड्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, तो ऐसे खाना और वेजिटेबल्स आर रिच इन आयोडीन, जिंक, आयरन, कॉपर, सेलेनियम, विटामिन A एंड D।
तो जिसको ये दिक्कत है हाइपोथायरॉयडिज्म की, तो वह ऐसे खाना खाएगा या ऐसे फ्रूट और वेजिटेबल्स खाएगा, सब्जियां खाएगा जो क्या है इनरिच हैं, क्या है जो रिच हैं या इनरिच हैं किसमें, यानी जिसके अंदर ये चीज़ें ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, क्या आयोडीन जैसे नमक हो गया, ऐसे जिंक, आयरन, कॉपर, सेलेनियम, विटामिन ए एंड विटामिन डी। तो ऐसे खाना और सब्जियां और फ्रूट्स खाने जिसके अंदर ये चीज़ें क्या अच्छी मात्रा में मिलती हों। ऐसे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या, दवा कौन सी यूज़ करेंगे, तो इनकी कमी हो रही है हार्मोन की, तो उसी के नाम से दवाएं आ गई हैं। T4 टेबलेट आता है, कैप्सूल आता है, तो वो T3, ऐसे दोनों का कॉम्बिनेशन। तो ये वाली जो दवा है बहुत फेमस है, ये आपको एक नाम ज़रूर याद रखना चाहिए, लीवोथायरोक्सिन। क्या है, लीवोथायरोक्सिन आपको याद रहना चाहिए। ऐसे ही लियोथायरोनिन, ये T3 के लिए आता है, T4, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाएगा तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ T4 एंड T3। तो ये क्या हो गई आपकी फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, इसमें बहुत सारी दवाएँ नहीं हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी जब थायरॉयडिज्म, अब इसका डेफिनेशन क्या है, तो एक कंडीशन इन विच थायरॉयड ग्लैंड प्रोड्यूस मोर थायरॉयड हार्मोन्स देन रिक्वायर्ड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड हाइपरथायरॉयडिज्म। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी बॉडी है उसको जो रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा अगर थायरॉयड हार्मोन रिलीज होने लग जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं। इसकी एटियोलॉजी क्या है, क्यों ऐसा होता है, तो ग्रेव्स डिसीज, क्या है, ग्रेव्स डिसीज एक है जिसके अंदर एक कॉज इसका क्या है, एटियोलॉजी क्या है, ग्रेव डिसीज, इसकी वजह से ये दिक्कत आती है। तो ये क्या होता है ग्रेव डिसीज, तो ये भी क्या इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर है जिसमें थायराइड ग्लैंड क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन रिलीज करना शुरू कर देते हैं। दूसरा क्या दिक्कत है इसकी हो सकती है, तो इन्फेक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, जो थायराइड ग्लैंड है उसके अंदर क्या हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो इससे भी ये दिक्कत क्या है आ सकती है। और क्या एक्सेस कंजप्शन ऑफ आयोडीन, यानी कोई आदमी बहुत ज़्यादा आयोडीन यूज़ करने लग जा रहा है तो उससे भी हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। ऐसे पिट्यूटरी ग्लैंड डिसऑर्डर, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कोई दिक्कत आती है तो उससे भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसके पैथोजेनेसिस क्या है, तो बहुत आसान है, पैथोजेनेसिस कुछ मुश्किल नहीं है इसके। तो थायराइड ग्लैंड जो उसके अंदर कोई डिसऑर्डर आ गया, उसके अंदर कोई दिक्कत आ गई तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ TH, जो थायराइड हार्मोन है उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। फिर हाई लेवल ऑफ थायराइड इन ब्लड, फिर क्या होगा कि ब्लड के अंदर थायराइड का लेवल थायराइड हार्मोन के लेवल बढ़ जाएंगे, T4 T3 बढ़ जाएंगे। फिर क्या होगा, हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा, उसको कहेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया है। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, इसका क्या सिम्टम्स आएंगे, तो वेट लॉस होगा, क्या होगा, वेट लॉस होने लग जाएगा। और क्या होगा, इंक्रीज एपिटाइट, भूख आदमी को बहुत ज़्यादा लगेगी, इसलिए कि क्या होगा कि जो ग्लूकोज है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग जाएगा। तो जब ग्लूकोज यूज़ होगा तो जल्दी से जो पेट के अंदर वो सबको क्या होगा, जल्दी से ग्लूकोज बना के ब्लड में भेजेगा थायरोक्सिन, तो फिर क्या होगा, आदमी को भूख ज़्यादा लगेगी। और क्या होगा, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका उसमें चेंजेस आ जाएंगे, यानी इरेगुलर हो जाएगा, यानी वो टाइमिंग एक उस जो फीमेल होती है उनकी एक मतलब आदत सी बन जाती है कि उनको मतलब 20 दिन के बाद क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा, तो हर महीने वो 20 दिन के बाद आता है। यानी मान लीजिए कि उनको 1 तारीख को शुरू होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो अक्सर मतलब औरतों की ये आदत बन जाती है कि हर महीने की 1 तारीख को शुरू होगा, तो वो क्या हो जाएगा, इरेगुलर हो जाएगा, उसमें दिक्कत आने लग जाएगी, चेंजेस आ जाएंगे उसमें। और क्या होगा, इसमें रेस्टलेसनेस हो जाएगा, यानी क्या होगा, आदमी को बेचैनी होगी, अच्छा नहीं लगेगा, परेशान रहेगा। इसमें डायरिया हो सकता है, इसलिए कि ये मोटिलिटी को बढ़ा देता है, यानी जो हमारा पेरिस्टाल्टिक मोमेंट होता है GIT का, उसको ये बढ़ा देता है। तो डायरिया होने के भी चांसेस है, डायरिया मतलब दस्त होने लग जाएगा। सॉरी। और क्या होगा, एक्सेस स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा पसीना आएगा इसमें, ऐसे आदमी को नींद नहीं आएगी, सोने में दिक्कत होने लग जाती है। ऐसे ही जो थायराइड ग्लैंड है उसके अंदर क्या हो जाएगा, स्वोलन हो जाएगा, उसमें सूजन आ जाएगा। अब इसका जो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है वो क्या, एक्सरसाइज, इसमें भी सेम वही है, एक्सरसाइज करेगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट करेगा और डाइट को मैनेज करेगा। डाइट वहाँ पे इंक्रीज था, यहाँ पे क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, यानी जो चीज़ें उसको बढ़ा रही थी थायराइड हार्मोन को, तो उसको अब हम लोग क्या करेंगे, कम कर देंगे, तो उससे क्या होगा, चांसेस रहेंगे कि कम हो जाए, वो बढ़ेगा नहीं, कम से कम जो लेवल है उसी पे रुका रहेगा। तो उसमें क्या कर रहे थे, ऐसे खाने या फ्रूट या वेजिटेबल खा रहे थे जो रिच हैं आयोडीन, और इसमें तो इसमें उसमें क्या था, उनको हम लोग ऐसे खानों को क्या कर रहे थे, बढ़ा रहे थे, तो इसमें डिक्रीज कर देंगे, यानी ऐसा खाना जिसमें आयोडीन है, नमक कम खाएंगे। ऐसे ही जिसके अंदर जिंक है, आयरन है, कॉपर है, सेलेनियम है, विटामिन ए और विटामिन डी की जो खुराक है उसको हम लोग थोड़ा सा कम कर देंगे।
अब इसका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है, तो हम लोग एक दवा देंगे हार्मोन इनहिबिटर। क्या देंगे? हार्मोन इनहिबिटर, यानी वो दवाएं जो हार्मोन को क्या करती हैं, इनहिबिट करती हैं, यानी जो थायराइड हार्मोन है वो रिलीज नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए कौन सी दवा है, तो बहुत सारी दवाएं हैं, दो यहाँ पे एग्जांपल्स हैं। एक है मेथिमाजोल और दूसरी है प्रोपाइल थियोयूरेसिल। क्या? प्रोपाइल थियोयूरेसिल। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल्स हो गए। ऐसे बीटा ब्लॉकर्स भी देंगे। बीटा ब्लॉकर असल में थायराइड हार्मोन को ठीक नहीं करेंगे, बल्कि उसकी वजह से जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसको ये कंट्रोल करने का काम करेंगे। जब तक कि ये दवाएं क्या हैं, अपना काम अच्छे से कर लेंगी, उस पर कंट्रोल कर लेंगी, तब तक के लिए ये दवा देते हैं बीटा ब्लॉकर, जैसे कि प्रोप्रेनोलोल हो गया और भी जो एटिनोलोल हो गया। इस टाइप की जो दवाएँ हैं उसको देंगे। जैसे हार्ट रेट अगर बढ़ गया तो उसको ये नॉर्मल करके रखेंगे। ठीक है, तो ये जो दवाएं हैं बीटा ब्लॉकर्स, ये क्या असल में बीमारी को ठीक नहीं करेंगी, बल्कि क्या है, दिस ड्रग्स प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम हाइपरथायरॉइड सिम्टम्स। जो इसके सिम्टम्स हैं उसको ये लोग थोड़ा सा कंट्रोल करके रखते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक, और तीसरी जो दवा देंगे वो क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। क्या है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ये क्या करते हैं, दे इनहिबिट द कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3। अब ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं ये दवा का नाम है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, T4 जो थायरोक्सिन है उसको T3 में कन्वर्ट नहीं होने देते हैं। हाँ, एक चीज़ और, ये जो थायराइड हार्मोन्स है ना, इनकी ज़रूरत के हिसाब से ये कन्वर्ट होते रहते हैं। T3 है तो T4 बन जाएगा, T4 है तो T3 बन जाएगा। जो T3 होता है वो ज़्यादा मतलब पावरफुल होता है काम करने के लिए। तो ये कह रहे हैं कि T4 को T3 में कन्वर्ट नहीं होने देता है। कौन? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ऐसी एक दवा है रेडियो एक्टिव आयोडीन। ये भी थायराइड हार्मोन को ठीक करने के लिए देते हैं। थायराइड ये भी क्या है, हाइपरथायरॉयडिज्म को ठीक करने के लिए देते हैं। ये बहुत डेंजरस होती है। दिस ड्रग्स डिस्ट्रॉयड थायराइड सेल्स, यानी थायराइड ग्लैंड के जो सेल हैं उसको ये डैमेज करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, मार देता है। इसलिए ये जो दवा है इसको बहुत मतलब केयरफुली दिया जाता है, यानी बहुत ज़्यादा डोज में अगर दे दिया तो पता चला पूरे सेल जो है थायराइड ग्लैंड के सबको मार दिया तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा। तो इसलिए इसको मतलब एक बहुत अनुमान लगा के, बहुत अंदाज़ा लगा के ये दवा दी जाती है। मतलब अच्छे डोज में, एकदम मुनासिब डोज में दी जाएगी, ताकि कुछ सेल जो है उसके डैमेज हो जाएँ, डिस्ट्रॉय हो जाएँ, तो प्रोडक्शन जो हार्मोन का वो कम हो जाएगा। तो वो कौन सी दवा है, रेडियो एक्टिव आयोडीन। अगर ज़्यादा इसको देते रहे तो फिर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा। ठीक है, तो वही लिखा है यहाँ पे, द डोजेज ऑफ RAI यानी रेडियो एक्टिव आयोडीन RAI शुड बी गिवन केयरफुली। बहुत केयरफुली देना चाहिए इसको, अदरवाइज कॉज हाइपोथायरॉइड, वरना तो हाइपोथायरॉइड हो सकता है। तो ये जो टॉपिक था वो यहीं पे कंप्लीट होता है। इसका जो PDF है उसको मैं थोड़ा बाद में अपलोड करूंगा, इसलिए कि जो इसमें कुछ दिक्कत, जो गड़बड़ियां थी उसको मैं करेक्शन कर लूँगा, फिर उसके बाद अपलोड कर दूंगा। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।